नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल 18 इंडिया और मैं हूं आपका साथी रोहित कुमार सिंह। आज एक मुलाकात में हमारे साथ बरकट्ठा विधायक अमित यादव जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। अभी अभी उन्होंने बिजली और पानी के मुद्दे पे बहुत बड़ा धरना किया, तो उससे रिलेटेड बातें भी पूछते हैं उनसे और उनसे जुड़ी हुई जीवन की पहलुओं के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और चूँकि उनके पिताजी बीजेपी से विधायक भी रह चुके हैं, तो क्या वो भविष्य में बीजेपी में आना चाहते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं। तो हमारे साथ हैं बरकट्ठा विधायक अमित यादव जी। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने व्यस्तम समय में से आपने समय निकाल करके इस चैनल के दर्शकों को दिया। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपको, आपके चैनल को अपनी ओर से बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। और जो भी विषय हैं, चाहे बिजली की समस्या को लेके हो या फिर राज्य में ज्वलंत मुद्दे, अभी भोजपुरी मगही भाषा को जोड़ने का विषय हो या फिर और बहुत सारे मामले हैं, और निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, निश्चित रूप से इसमें हम लोग चढ़ बढ़ करके लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जी बिल्कुल, एक जनप्रतिनिधित्व का जो दायित्व होता है उसमें बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेंगे और लोगों के मुद्दे को उठाते रहेंगे। सर, सबसे पहली बात कि आप निर्दलीय विधायक हैं, तो क्या कुछ ऐसा आपके जीवन में रहा कि आपको लगा कि हमको राजनीति क्षेत्र में उतर करके लोगों की सेवा करनी है। देखिए, राजनीति में आना मेरा पहले शौक़ नहीं था। मैं नौकरी करता था पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल में, और फिर मैं नौकरी छोड़ करके बिजनेस में आ गया था। और सच मायने में बचपन से रुचि नहीं था राजनीति में, लेकिन परिस्थिति ऐसा कुछ हुआ, पारिवारिक घटनाएं ऐसी घटी कि मुझे राजनीति में आना पड़ा। और अब जब मैं राजनीति में आ गया हूं तो मैं पूर्ण रूप से समाज सेवा में हूं, राजनीति में हूं, और 24 आवर के लिए और 365 दिन के लिए मैं जनता सेवा में रहता हूं। जी सर, अभी अभी आपने एक धरना दिया था बिजली और पानी के मुद्दे पे, तो आपने उसमें एक नारा दिया कि बिजली नहीं तो पानी नहीं। तो इस नारा, इस स्लोगन का क्या तात्पर्य है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का जो 7 जिला पड़ता है, या कहें कि उत्तरी छोटा नागपुर का जो हिस्सा है झारखंड का, तो इसमें डीवीसी के द्वारा हम लोग को विद्युतीकरण किया गया है। बिजली हम लोग को डीवीसी से मिलता है, और सरकार और डीवीसी का कुछ आपस में हिसाब किताब जो उन लोगों का होता है, टर्म और कंडीशन होता है। इसमें आपस में ये दोनों के हिसाब किताब के कारण डीवीसी सीधा 7 जिलों को टारगेट करके हमारा बिजली काट देता था। लोड शेडिंग में 15 घंटा 16 घंटा बिजली काटता था। तो हमारा कहना है कि बिजली किसी का काट रहे हैं इतना 7 जिला का, जब हम कंज्यूमर हैं आपका और आपको हम पैसा दे रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, पूरा बिजली बिल दे रहे हैं, इसके बाद भी अगर मुझे बिजली नहीं मिल रहा है, बिजली किसी के द्वारा काटा जाता है, तो ये क्राइम है। उस पर, इस विषय पे मुकदमा भी करना चाहिए था। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे हाथ में बिजली काटना है, तुम्हारा बिजली प्रोडक्शन होता है, तुम्हारे हाथ में बिजली काटना है, तो हमारे ज़मीन पे जो तिलैया डैम है और हमारे ज़मीन उसमें यूज़ हुआ है, हम लोग 56 गाँव उसमें ज़मीन विस्थापित हुए हैं, और हमारा कैचमेंट एरिया डीवीसी का जो डैम है वो हमारा कैचमेंट एरिया, हमारा ज़मीन है वहाँ पे। और हमारा जो स्टोर पानी रहता है वो पानी को वो बंगाल को बेचता है, मोटी रकम में बंगाल को बेचता है। हमारे यहाँ कोटमा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांझेडी है, जहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन होता है, और यहाँ से बिजली दिल्ली को बेचा जाता है, दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचा जाता है, और वहाँ जो यूज होता है वो कोयला हमारा है, जो यूज होने वाला चीज़ है वो हमारा है, ज़मीन हमारा है। तो अगर आप हमको बिजली नहीं दे सकते तो निश्चित रूप से हमारे पास जो है वो हम आपको जानने देंगे। जी बिल्कुल, ज़मीन हमारा, पानी हमारा, और हमें बिजली भी नहीं दी जा रही है, तो निश्चित तौर पे हमारे पास जो कुछ है उस पर रोक लगाएंगे। सर, तो आप जनता के लिए जनप्रतिनिधि भी हैं और जनता के लिए सवाल भी उठाते रहते हैं, तो सर जो और भी जनप्रतिनिधि है, क्या इस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं। देखिए, और जनप्रतिनिधि के बारे में बोलने का अधिकार तो मुझे नहीं है, और सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर से सोचते हैं, सारे जनप्रतिनिधि अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मुझे जो समझ में आता है वो मैं अपने स्तर से करता हूँ। तो सर, आपने इस मुद्दे को लेकर के आपने राज्यपाल से भी मिला, तो सर उसमें क्या कुछ बातें हुई। मैंने राज्यपाल महोदय से मिला, लास्ट में मैं राज्यपाल महोदय से मिला। मैंने पहले मुख्यमंत्री जी से मिला था, माननीय मंत्री जी लोग से मिला,
फिर विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाए थे, मैं विधानसभा में धरना पे भी मैं बैठा था, आप देखे होंगे। जी बिल्कुल। और इसके बाद जब नहीं हो पा रहा था, जब कहीं से हम लोग को उसका कुछ आउटपुट नहीं आ रहा था, तो हम लोग ने लास्टली इसको डीवीसी का पानी बंद कर दिया। और हम लोग को शाम को आश्वासन मिला था कि नहीं बोल आपके यहाँ खासकर बरकट्टा विधानसभा जो क्षेत्र आता है उसको हम नियमित बिजली दिया करेंगे। लेकिन एक दिन 2 दिन तक शायद डीवीसी का जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया था, उसके कारण वो विद्युतीकरण अच्छा से नहीं मिल पा रहा था। और बिजली हम लोग को नियमित मिले, इसके लिए हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से भी आग्रह किया कि आप सरकार और डीवीसी के बीच में मध्यस्थता करके हम लोग को 24 घंटे बिजली देना सुनिश्चित कराएं। जी बिल्कुल, जल्द से जल्द बिजली 24 घंटा देने की कोशिश करवाएं। सर, तो जब राज्यपाल से आप मिले तो उनमें ज्ञापन में जो बातें हुई वो केवल आश्वासन के रूप में हुई कि निश्चित तौर पे जनता को मिल पाएगा? देखिए, ऐसा है कि जब हम राज्यपाल से मिलते हैं, जब हम मुख्यमंत्री से मिलते हैं, जब हम प्रधानमंत्री से मिलते हैं, तो आप उनको इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको ये ऐसा करना ही होगा। निश्चित रूप से उनका आश्वासन ही होता है। जी बिल्कुल, उनका आश्वासन ही है। सर, अगर मान लीजिए कि आश्वासन मिल गया और फिर भी बिजली नहीं मिल पाती है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? फिर से आंदोलन होगा, फिर से आंदोलन होगा, इससे बड़ा आंदोलन होगा, फिर से आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं, बरकट्टा विधायक अमित यादव जी के, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर डीवीसी बात नहीं मानती है और 24 घंटे बिजली नहीं देती है, जबकि कंज्यूमर पैसा पेड कर रहे हैं हमेशा से, लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है, तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। सर, एक बात और, आपके फादर बीजेपी में रह चुके हैं और बीजेपी से विधायक भी रहे और अभी आप निर्दलीय हैं, तो आगे आपका जो राजनीतिक करियर है क्या वो बीजेपी में जा कर के पूर्ण होगा? देखिए, ऐसा तो अभी हमने नहीं सोचा है और अभी फ़िलहाल मैं इंडिपेंडेंट के तौर पे हूँ। निश्चित रूप से हमारा फैमिली, हम सभी बीजेपी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन किसी कारण से परिस्थिति ऐसा बनी कि मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया और मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। और अभी ऐसा कोई ना परिस्थिति है और ना ही हमारे कार्यकर्ताओं में, जनता में ऐसा कुछ हम लोगों को संदेश आया अभी तक। तो अभी बिल्कुल मुझे इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव लोगों ने जीता है, तो इंडिपेंडेंट के रूप में ही रहेंगे। जब चुनाव आएगा तो चुनाव के समय से विषय आता है। जी बिल्कुल, जनता ने आपको चुना है, इंडिपेंडेंट चुना है, तो अभी आप इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते हैं। बाकी आगे की भविष्य कोई नहीं जानता, क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का गेम है। तो सर, अगर कोई राजनेता है, एकदम व्यवहारिक क्वेश्चन है, राजनेता है या फिर जनप्रतिनिधि है, तो उन्हें जनता के बीच में रहने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि अभी एक सर देखने को मिल रहा है कि बहुत युवा लोग आगे आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो उसमें 2 चीज़ें दिखती है, या तो ये नाम बनाना है, दूसरा किसी भी रूप में पैसा बनाना है। तो अगर सही रूप से देखा जाए, कोई राजनीति करना चाहता है तो इसको सेवा भी बोला गया है। तो किन बातों को ध्यान रखना चाहिए एक नए जो उभरता हुआ राजनेता है, और क्या क्या त्याग बलिदान देने के लिए तैयार रहना पड़ता है? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है और इस विषय का आंसर बहुत छोटा से नहीं हो सकता है, क्योंकि राजनीति निश्चित रूप से सेवा का भाव होता है। यहाँ पे आप चाहें कि मैं सेवा करूँ, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अगर ये पहले से विचार करके करते हैं तो निश्चित रूप से आपसे सेवा के भाव में राजनीति नहीं हो सकता है। और दूसरा एक बड़ा बात है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे। आज अगर मैं मोटा मोटी एक बात कहूँ, आप रेलवे स्टेशन पे कुर्ता पजामा पहन के निकल जाएं या एयरपोर्ट पे कुर्ता पजामा पहन के निकल जाएं, तो लोग आपको यही संबोधन करेंगे, देखो चोर जा रहा है। तो नेता के प्रति लोगों का कंसेप्ट अभी ये है। और कंसेप्ट ये क्यों है कि जो आप देखे होंगे देश दुनिया में, आप देखे होंगे तो नेता के प्रति लोगों के गलत भावना आ गया है। तो अगर पढ़े लिखे लोग आते हैं और ये भाव लेके आते हैं कि मुझे सेवा करना है, तो निश्चित रूप से एक जो राजनीतिक नेताओं के प्रति जो लोगों की भावना है वो निश्चित रूप से निकलेगा। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि सेवा करने के लिए एक अंदर से भावना होनी चाहिए। तो सर, अगर राजनेता के खिलाफ अगर कोई देखता है कहीं पे चौराहे चौक पे, तो लोगों के मन में एक भावना आता है कि चलो ये हो सकता है भ्रष्टाचार करता हो, या फिर वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखती उसमें। तो सर, इसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, और मेरे नज़र से मुझे लगता है कि अगर किसी भी तरह का विधायक का हो या फिर लोकसभा राज्यसभा कोई भी हो, उसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया एजुकेशन का फिक्स करना चाहिए। तो क्या वो आपके नज़र में क्या है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र है
और लोकतंत्र में जनता किसको चुनेगी किसको नहीं चुनेगी ये आप नहीं कह सकते। नहीं सर, मेरा वो नहीं है सर। हमने बहुत करीब से देखा है लोगों को कि बहुत ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो पीजी किए रहते हैं, बीएड किए रहते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, वकील रहते हैं, और वो जब चुनाव लड़ते हैं और उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा जननेता खड़ा हो जाता है जिनका सीधा जनता से पकड़ रहता है, तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों का भी वो हालत ख़राब कर देता है। सर मेरा ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है और पहले एक जैसे एक चपरासी के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, तो अगर कोई खड़ा होना चाहता हो किसी भी पद पे तो पहले उसे एक परीक्षा पास करना होगा। अगर वो पास कर लेते हैं, जितने लोग करते हैं, उसके बाद वो जनता के बीच में आए तो जनता जाहिर सी बात है जिसको चुनेगी वही अल्टीमेटली फाइनली जीत हासिल करेगा। देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ पे कोई अगर चपरासी के लिए एग्ज़ाम देता है तो एक एग्ज़ाम पास करता है या 2 एग्ज़ाम पास करता है तो वो 60 साल तक नौकरी करता है। और ये जब जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, तो वो जब चुना जाता है तो मात्र 5 सालों के लिए चुना जाता है और उसमें 5 सालों में पूरी आकलन होती है कि मैंने सही आदमी को चुना या नहीं चुना। जब फिर से 5 साल के बाद एग्जाम आएगा तो जनता उसको मार्क्स देगी या नहीं देगी वो जनता पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, 5 सालों के लिए होता है, लेकिन सर उनको जो पेंशन मिलता है वो जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक मिलता है और उनका चूंकि ये पैसा वो पैसा नहीं होता जो उन्होंने अपने जमा किया हो। जैसे जो 60 सालों के लिए रहते हैं तो उनका कर्मचारी निधि में पैसा उनसे कट के जमा होता है, तो वही पेंशन के तौर पे मिलता है। सर ये जनरल बात है, कोई इसमें आरोप नहीं है। मज़ेदार बात है ये, और ये बात हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया में बहुत ये सब वायरल होता है कि नेताओं का, विधायकों का, सांसदों का पेंशन रोकना चाहिए, तनख्वाह रोकना चाहिए। मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ। आज यहाँ नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, डीसी साहब है, एसपी साहब है, वकील है, बहुत हैं। आज आप बताइए सरस्वती पूजा हो रहा है क्षेत्र में, कितने डॉक्टर इंजीनियर से पैसा मांगा कोई, कितने डीसी साहब से, एसपी साहब से, बीडीओ साहब से कौन कौन मांगा चंदा बताइए। कोई मर जाता है किसके पास जाता है चंदा मांगने के लिए? कहीं जग होता है, होली होता है, दिवाली होता है, किसके पास जाता है चंदा मांगने के लिए? किसी की बेटी की शादी हो, कुछ भी हो तो किसके पास चंदा मांगने जाता है? तो अब मैं बताता हूँ, मेरे घर पे आप आइए कभी, हम लोग का कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब हम लोग गरीबों के लिए सेवा नहीं करते। कोई अगर दरवाजे पे आ गया, कोई मरा हुआ है तो उसको सहयोग करना है, जग है, पूजा है, पाठ है, युवाओं के लिए कुछ किट देना है, तो ये सारे चीज़ सहयोग करना है। अगर तनख्वाह नहीं देते आप विधायकों को, सांसदों को, तो आप बताइए वो लाएगा कहाँ से? जी बिल्कुल, जो जनप्रतिनिधि होता है वो प्रत्येक दिन गरीबों को, ज़रूरतमंदों के लिए खड़ा रहता है, तो उनके लिए कई सारी बातें हैं जो इन्होंने अभी बताया। तो ऐसे ही नए शख्सियत के साथ एक मुलाकात में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।